नमस्कार। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं संकलनकर्ता रविंद्र पूनिया को श्रेय देने के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक बहुत ही दमदार राजनीतिक उपन्यास के बारे में। मन्नू भंडारी जी का लिखा महाभोज। चलिए इसकी दुनिया में गहराई से उतरते हैं। आप देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। महाभोज पहले एक नॉवेल यानी उपन्यास की शक्ल में आया था, लेकिन बाद में इसका एक नाट्य रूपांतरण भी तैयार किया गया। और हमारी आज की जो ये पूरी चर्चा है वो इसी नाटक वाले वर्जन पर आधारित है। इससे क्या होता है ना कि किरदारों के जो संवाद हैं, उनका जो टकराव है, वो सीधे सीधे हमारे सामने आ जाता है। तो कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत, कह सकते हैं, एक झकझोर देने वाले सवाल से। सरोहा गांव में बीसू नाम के एक लड़के की लाश मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक साधारण मौत है, या फिर चुनाव के इस गर्मागर्म माहौल में बुनी गई कोई गहरी सोची समझी राजनीतिक साजिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम इन 5 खास हिस्सों पर बात करेंगे। पहले उपन्यास को जानेंगे, फिर कहानी के मुख्य किरदारों से मिलेंगे, उसके बाद समझेंगे कि कैसे एक मौत महाभोज बन जाती है, फिर देखेंगे कि सच को खोजने की कोशिश कैसे नाकाम होती है, और आखिर में परीक्षा के लिए जो जरूरी बातें हैं उन पर भी नजर डालेंगे। तो कहानी की जो लोकेशन है वो है सरोहा गांव। माहौल एकदम चुनावी है, गर्मा गर्म बहसें चल रही हैं। और ठीक इसी बीच बिस्सर, जिसे सब प्यार से बिस्सू कहते थे, उस हरिजन लड़के की लाश मिलती है, और वो भी बहुत ही संदिग्ध हालात में। बस ये घटना पूरे राज्य की राजनीति में जैसे आग ही लगा देती है। तो अब मिलते हैं इस कहानी के असली खिलाड़ियों से। ये राजनीति की एक ऐसी बिसात है जहां हर कोई माहिर है और हर चाल से कहानी का रुख पलट जाता है। सबसे पहले ये हैं दास साहब, प्रदेश के मुख्यमंत्री। सत्ता को कैसे भी किसी भी कीमत पर बचाए रखना, इसमें ये माहिर है। बहुत ही शातिर दिमाग और अच्छी तरह जानते हैं कि किस मोहरे को कब और कैसे चलना है। और दास साहब के सामने खड़े हैं सुकुल बाबू। ये पहले मुख्यमंत्री थे, अब विपक्ष के नेता हैं। इनकी बस एक ही जिद है, अपनी खोई हुई कुर्सी वापस पाना। और बिस्सू की मौत में इन्हें मानो एक सुनहरा मौका दिख जाता है। और ये है बिस्सू, कहानी का वो खामोश सेंटर पॉइंट जिसकी मौत हो चुकी है। बेचारा हरिजनों के हक के लिए लड़ रहा था, और अब उसकी अपनी लाश ही राजनीति का सबसे बड़ा मोहरा बन गई है। और आखिर में ये है बिंदा, बिस्सू का जिगरी दोस्त। कह सकते हैं कि इस पूरी कहानी में सच्चाई और इंसाफ की अगर कोई अकेली आवाज है तो वो बिंदा ही है। वो अपने दोस्त को इंसाफ दिलाने के लिए अकेला ही पूरे सिस्टम से भिड़ जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि इस उपन्यास का नाम महाभोज क्यों है। बिस्सू की मौत इन नेताओं के लिए कोई दुख की बात नहीं है। नहीं, ये उनके लिए एक दावत का मौका है, एक महाभोज है, जहां हर कोई अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दौड़ा चला आता है। दादा साहब का पहला रिएक्शन देखिए। वो अच्छी तरह जानते हैं कि सच शायद क्या हो सकता है, लेकिन उन्हें सच से ज्यादा फिक्र है सबूतों की। उन्हें पता है कि बिंदा चुप नहीं बैठेगा, और इसीलिए वो शुरू से ही सबूतों को मिटाने और पूरी कहानी को कंट्रोल करने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ हैं सुकुल बाबू, जो एक पल भी नहीं गवाते और फौरन इस मौत को कैश कराने में लग जाते हैं। वो इसे दास साहब की सरकार की फेलियर की तरह पेश करते हैं, ताकि जनता की हमदर्दी उन्हें मिले। उनके लिए ये इंसाफ का नहीं, बल्कि चुनाव जीतने का एक मुद्दा है। और यहां देखिए, इस स्लाइड में दोनों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। एक तरफ दास साहब हैं, जो अपनी पूरी ताकत, मतलब पुलिस प्रशासन, सबका इस्तेमाल कर मामले को दबाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हैं सुकुल बाबू, जो इसी मामले को उछालकर सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। और इस सबके बीच में इंसानियत, वो तो भाई दोनों ही तरफ से पूरी तरह गायब है। लेकिन इस राजनीतिक दावत के शोर शराबे में कुछ ऐसी आवाजें भी हैं जो सच्चाई को जिंदा रखने की कोशिश कर रही हैं। और इनमें सबसे बुलंद आवाज है बिंदा की, जो अकेला ही इस पूरे सड़े गले सिस्टम से टकरा जाता है। बिंदा का ये जो डायलॉग है ना, ये उसके गुस्से, उसकी लाचारी और उसके इरादे सब कुछ दिखा देता है। वो जानता है कि उसका दोस्त तो अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन वो उसके कातिलों को इतनी आसानी से बख्शने वाला नहीं है। उसकी लड़ाई सिर्फ दोस्त के लिए नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था के खिलाफ है। पर बिंदा इस लड़ाई में अकेला क्यों पड़ जाता है? क्योंकि पुलिस और प्रशासन, मतलब जिन इदारों को इंसाफ की रक्षा करनी चाहिए, वो तो सत्ता के हाथ की कठपुतलियां बने हुए हैं। थानेदार हो या फिर सक्सेना जैसा बड़ा अधिकारी, सबके सब सच का नहीं, बल्कि ऊपर से आए आदेशों का पालन करते हैं। अच्छा, कहानी के इस ड्रामे से अब जरा उस हिस्से की तरफ चलते हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ही काम का है।
यानी महाभोज का एक लिटरेरी एनालिसिस। तो उपन्यास किन बड़े मुद्दों पर बात करता है? पहला, राजनीति में बढ़ता हुआ अपराध। दूसरा, मीडिया का भ्रष्टाचार। तीसरा, जाति के नाम पर होने वाला शोषण। चौथा, न्याय व्यवस्था का पतन। और पांचवां, सत्ता के सामने एक आम इंसान की बेबसी। यही वो पॉइंट्स हैं जो महाभोज को आज के दौर में भी इतना रेलेवेंट बनाते हैं। ये टेबल तो कमाल का है। देखिए, ये कितने साफ साफ तरीके से दिखाता है कि तीनों मेन कैरेक्टर्स के मकसद क्या हैं और वो उन्हें हासिल करने के लिए क्या तरीके अपनाते हैं। दास साहब और सुकुल बाबू दोनों सत्ता के लिए लड़ रहे हैं और बिंदा वो अकेला न्याय के लिए लड़ रहा है। ये चार्ट कैरेक्टर एनालिसिस के लिए एकदम परफेक्ट है। तो फिर महाभोज का असली मतलब क्या निकला? ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। ये उस पॉलिटिकल कल्चर पर एक कड़ा तमाचा है जहां किसी की मौत भी एक जश्न, एक दावत में बदल दी जाती है। अच्छा, अब ये कुछ तारीखें हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। इनको ध्यान में रखना होगा। देखिए, 1979 में ये उपन्यास के तौर पर छपा। फिर कुछ ही साल बाद 1982 में इसका पहला स्टेज प्ले हुआ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने किया था। और 83 में इसका जो नाटक वाला रूप था वो भी छपकर आ गया। तो आप सोचिए इसका असर कितना गहरा और कितना बड़ा रहा होगा। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि मन्नू भंडारी जी ने दशकों पहले सत्ता का जो ये घिनौना खेल दिखाया था, क्या वो आज भी हमारे समाज की, हमारे चारों ओर की